हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी अड्डा पे। दोस्त, उम्मीद है सभी लोग उत्तर प्रदेश स्टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे होंगे। इसी के क्रम में दोस्तों आज हम लोग पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। जितने भी दोस्तों 15 सालों में यूपी टेट हो गया या बिहार टेट हो गया या पंजाब टेट, हरियाणा टेट या उत्तराखंड टेट, जितने भी टेट हुए होंगे उसका हम लोग प्रश्नों का हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू। तो प्रश्न संख्या पहला रहेगा हम लोग का कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को मनाया जाता है कि 5 जनवरी को मनाया जाता है कि 5 जून को मनाया जाता है कि 5 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। तो बात करें दोस्तों पर्यावरण दिवस की, तो पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, 5 जून को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये हर एग्जाम में प्रश्न पूछता है। देखिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण फैक्ट रहेगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना बनती है। ठीक है, खास करके जितने भी पर्यावरण से संबंधित प्रश्न बनते हैं। ठीक है, यूपी टेट में यहाँ से प्रश्न भर भर के बने हैं। तो देख लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें दोस्तों, तो इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1972 ईस्वी में होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, वही प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें दोस्तों या बाघ प्रोजेक्ट की बात करेगा तो 1 अप्रैल 1973 ईस्वी में शुरुआत होता है, ध्यान रखेंगे। प्रोजेक्ट एलिगेटर या जिसे हम लोग घड़ियाल बोलते हैं या प्रोजेक्ट घड़ियाल की बात करें तो 1975 ईस्वी में शुरुआत होता है, ध्यान रखेंगे। प्रोजेक्ट गेंडा की बात करें और साथ ही साथ प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ की बात करें तो 1987 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, वही प्रोजेक्ट हाथी की बात करें दोस्तों तो 1992 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। प्रोजेक्ट रेड पांडा जिसे हम लोग लाल पांडा बोलते हैं, इसकी शुरुआत 1996 ईस्वी में होती है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट था जिसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, और इसको याद कर लेंगे। यहाँ से प्रश्न बनता है भर भर के। ठीक है, आइए देख लेते हैं दोस्तों। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी वीडियो के लिए। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होता है? बढ़ती है कि घटती है कि स्थिर रहती है कि इनमें से कोई नहीं? देखिए दोस्तों, ये हम लोग का एक तरह से एक ग्लोब हो गया। ठीक है, ये ऊपर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव और नीचे हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, और बीच में हो जाता है भूमध्य रेखा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जब कह रहा है कि जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब विविधता जैव विविधता क्या होती है? घटती है कि बढ़ती है कि स्थिर रहती है? देखिए, जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा? जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों तो जैव विविधता बढ़ती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। वही आपसे प्रश्न पूछ देगा दोस्तों कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो जैव विविधता क्या होती है? तो घटती है, ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न यहाँ से बनेगा। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है। जब ध्रुवों से बात करें भूमध्य रेखा की तरफ तो जैव विविधता बढ़ेगी, और जब भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो जैव विविधता घटेगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा है, दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों, दिन और रात किसके कारण होता है? सूर्य के अपनी धुरी पर घूमना या चंद्रमा को अपनी धुरी पर घूमना कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमना कि उपयुक्त में से सभी? तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि दिन रात कैसे होता है। तो दिन रात की बात करें दोस्तों, ये पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण दिन रात होता है, ध्यान रखेंगे। देखिए, पृथ्वी अपनी ही धुरी पर अगर घूमती है दोस्तों तो दिन रात होता है, ध्यान रखेंगे। वहीं आपसे पूछ देगा कि ऋतु परिवर्तन कब होता है? तो देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ ये सूर्य के परिक्रमा करती है, जिससे क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है, ध्यान रखेंगे। ये आपका हो जाएगा, बीच में सूर्य हो गया और पृथ्वी क्या करेगी? अपनी धुरी पर घूमते घूमते ये जो है सूर्य के परिक्रमा करेगी, तो ये क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है, ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न यहाँ से बनता है दिन और रात होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमना। ठीक है, और वहीं आपसे पूछ देगा कि ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? तो पृथ्वी को क्या हो जाएगा? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण जो है ऋतु परिवर्तन होता है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। चंद्र ग्रहण होता है जब? कब चंद्र ग्रहण होता है दोस्तों? जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आती है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में होता है कि सूर्य पृथ्वी
एवं चंद्रमा के बीच में होता है, कि पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा की सीधी रेखा पे होती है। तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या सी, जब सूर्य होगा पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच में। देखिए ये आपका पृथ्वी हो गया और ये चंद्रमा हो गया, ये बीच में जब सूर्य आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये चंद्र ग्रहण हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से बनता है। दोस्त अभी तक गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी वीडियो के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 5वां है, किस ग्रह को बौने ग्रह कहकर भी संबोधित करते हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे, बौना ग्रह किसे कहा जाता है। ऑप्शन है प्लूटो, बुध, बृहस्पति और शनि को। देखते हैं दोस्तों चारों ग्रह के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए प्लूटो की बात करें दोस्तों, इसे हम लोग बौना ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। वहीं बुध की बात करें दोस्तों, तो ये सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। ध्यान रखेंगे, ये सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है। ठीक है, नज़दीक का ग्रह ध्यान रखेंगे। और ये क्या होगा, ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। वही आपसे बृहस्पति की बात करें दोस्तों, तो ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वही बात करें दोस्तों शनि, तो सौर मंडल में सबसे कम घनत्व किसका है, तो शनि का हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 6वां है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्सों से होकर गुजरती है। दोस्तों ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये हम लोग को भारत का चित्र बना लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हम लोग का भारत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रेखा जो भारत के लगभग आधे हिस्सों से होकर गुजरती है। दोस्तों यहाँ से होकर एक गुजरती है रेखा। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कर्क रेखा जो है भारत से लगभग आधे से होकर गुजरती है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7वां, मैग्मा को ठंडा होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के शैलों का निर्माण होता है। जो मैग्मा होता है दोस्तों, पहले देख लेते हैं मैग्मा क्या होता है। देखिए ये पृथ्वी के अंदर जो है, जब भी ज्वालामुखी फटता है दोस्तों, ठीक है, जब भी ज्वालामुखी फटता है तो यहाँ से लावा या मैग्मा निकलता है। ठीक है, मैग्मा निकलता है, वही जो जब ठंडा हो जाता है दोस्तों, तो कौन से सेल का निर्माण करता है। ठीक है, बताइएगा, मैग्मा जब ठंडा होकर घनीभूत हो जाता है तो किस प्रकार सेलों का निर्माण होता है, तो किस प्रकार सेल का निर्माण होता है, बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, आग्नेय सेल का निर्माण होता है। ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि अभी तक गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे और लाइक करेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 8वां है, ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है। ग्रेनाइट की बात कर दोस्तों, ये किस प्रकार की सेल है, कायांतरित सेल है कि अवसादी सेल है कि आग्नेय सेल है कि हैलाइट सेल है। तो बात करें दोस्तों ग्रेनाइट की, तो ये किस प्रकार की सेल है, तो ये जो है आग्नेय सेल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रश्न हूबहू यहाँ से बनता है कि ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है, तो आग्नेय सेल है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9वां है, संगमरमर किस प्रकार का सेल है। संगमरमर की बात करें दोस्तों, ये किस प्रकार का सेल है, कायांतरित सेल है कि आग्नेय सेल है कि अवसादी सेल है कि हैलाइट सेल है। बात करते हैं संगमरमर की दोस्तों, तो ये क्या है, आपका कायांतरित चट्टान है। ठीक है, कायांतरित सेल है। कायांतरित सेल क्या होता है, ताप और दाब के कारण, ताप और दाब के कारण जो है कायांतरित सेलों का निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10वां है। प्रश्न संख्या 10वां कह रहा है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। वायुमंडल के सबसे निचली परत को हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। ध्यान रखेंगे। ठीक है, जितनी भी दोस्तों मौसम संबंधित घटनाएं घटती है तो ये क्षोभ मंडल में घटती है। ध्यान रखेंगे। समताप मंडल वायुयान चलाने के लिए सबसे अनुकूल दशा मानी जाती है, समताप मंडल को। ध्यान रखेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत की बात करो दोस्तों, ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें को जो है ये क्या कहता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है ओजोन परत को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोस्त अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 11 है कि वायुमंडल में कौन सा भाग प्रकाश की पराबैंगनी यूवी किरणों को पृथ्वी की सतह से आने से रोकता है। दोस्तों अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं। ठीक है, तो कौन सा
परत जो है रोकता है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल जो है क्या करेगा, वायुमंडल के जो है पराबैंगनी किरणें, जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती है तो ये उसे रोकता है या छन्नी का काम करता है समताप मंडल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 है कि पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना अधिक है। ठीक है, अन्य गैसों की तुलना अधिक है। तो बात करते हैं दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो सबसे ज़्यादा गैस किसकी है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बताइएगा। सबसे ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है वायुमंडल में, तो 78% पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। वही हाइड्रोजन की बात करें दोस्तों, तो हाइड्रोजन बताइएगा कितना % पाया जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% पाया जाता है। वही ऑक्सीजन की बात करें दोस्तों, ऑक्सीजन जो है 21% पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, प्रश्न यहाँ से बना था अगले बार जो यूपी टेट हुआ था उसमें कि ऑक्सीजन जो है हमारे वायुमंडल में कितने % है, तो 21% है। ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कह रहा है दोस्तों कि महासागर में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड दोस्तों नमक को कहते हैं। ठीक है, नमक को कहते हैं, ध्यान रखेंगे। और महासागरों में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, तो नमक पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दोस्त अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों के पास अपने शेयर करेंगे, और नए हो तो दोस्तों गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है कि 71% पृथ्वी का तल जो है ढका हुआ है। बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, बताइएगा 71% पृथ्वी तल से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है, भूमि से ढका हुआ है कि हवा से ढका हुआ है कि जल से ढका हुआ है कि कोयले से ढका हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, जो है 71% जो है 71% जो है पृथ्वी जल से ढकी हुई है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 है कि सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर का नाम क्या है। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर की बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर। ध्यान रखेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दोस्तों यूपी टेट और सुपर टेट का ये जो है पर्यावरण का ईवीएस का 30 महत्वपूर्ण का सेशन चल रहा है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं। गर्म एवं ठंडी समुद्री जलधाराएं किसके कारण चलती है, बताइएगा दोस्तों किसके कारण जो है समुद्र में गर्म एवं ठंडी धाराएं चलती है। इसका कारण क्या है, प्रचलित हवा, जी हाँ हवाएं भी प्रभावित करती है। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, बिल्कुल सही है दोस्तों। समुद्र जल के घनत्व में परिवर्तन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, इनमें से सभी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 7वां है दोस्तों कि पेड़ों के कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहा जाता है। देखिए पेड़, जिसे मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है और यहाँ एक पेड़ है, ठीक, तो इसके बीच में जो फसल जैसे धान, गेहूं या इत्यादि जो भी फसल उस जलवायु में होती है उसको यहाँ पे लगा देते हैं। तो बताइएगा इसको क्या कहते हैं दोस्तों। पेड़ों के कतारों के बीच में फसलों को उगाने को क्या कहते हैं, सामाजिक वानिकी, झूम कृषि, त्वंग प्रणाली की कृषि वानिकी। देखिए दोस्तों इसको क्या कहेंगे, तो ये जो है मैक्सिमम रूप से या अधिकतर ये जो है पहाड़ी इलाकों में होता है, इसलिए इसे हम लोग त्वंग प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, त्वंग प्रणाली। ठीक है, पेड़ों के कतारों के बीच में फसल उगाने की विधि को क्या कहते हैं, त्वंग प्रणाली। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोस्त अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है। बताइएगा दोस्तों लावा का निर्माण किस मृदा से होता है। ठीक है, ऑप्शन ई हो जाएगा आपका लाल मिट्टी, ऑप्शन बी हो जाएगा काली मिट्टी, ऑप्शन सी हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी और ऑप्शन डी हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, काली मिट्टी। बताइएगा हमको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी मानी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी की बात करें तो सर्वाधिक क्या करती है, जल को धारण करती है, इसको भी ध्यान रखेंगे।
प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है? ठीक है, कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक मिट्टी का किसका विस्तार है? काली मिट्टी का है, जलोढ़ मिट्टी का है, कि लाल मिट्टी का है, कि बलुई मिट्टी का है? बताइएगा। तो भारत में सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो जलोढ़ मिट्टी का है, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 21, गंगा नदी निकलती है दोस्तों, बताइएगा गंगा नदी कहाँ से निकलती है? देखिए भागीरथी एक जगह है, ठीक है, भागीरथी नदी निकलती है, एक जगह से निकलती है अलकनंदा नदी। ये दोनों नदी एक जगह पर मिलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग मिलती है और यहाँ से क्या बोलती है, गंगा नाम से या गंगा नदी बन के निकलती है, ठीक है। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, एक तो हो जाएगा आपका अलकनंदा नदी और दूसरा हो जाएगा भागीरथी नदी, देवप्रयाग में मिलके गंगा नदी का निर्माण करती है, ठीक है। तो गंगा नदी कहाँ निकलती है? तो गंगा नदी की बात करें दोस्तों तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 22 रहेगा, तो तिब्बत की सांगपो नदी भारत से किस नाम से जानी जाती है? देखिए वह कौन सी नदी है जिसको हम लोग तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं? देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें दोस्तों, इसको तिब्बत में हम लोग सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों गंगा नदी, तो ये भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है, ठीक है। और यमुना की बात करें दोस्तों तो ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे, ये यमुना, ठीक है। और सिंधु नदी की वहीं बात करें दोस्तों तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो कैलाश के मानसरोवर झील से इसका उत्पत्ति होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोस्त वीडियो अच्छी लग रही हो तो गौरव स्टडी अड्डा को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23 है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बात करते हैं दोस्तों, बताइएगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? देखिए दोस्तों पहले तो हम लोग भारत का ये प्रायद्वीपी भारत का चित्र बना लेते हैं, ठीक है। इधर क्या हम लोग का बंगाल की खाड़ी है, ध्यान रखेंगे, ये सारा क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ है अरब की खाड़ी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अरब सागर, ठीक है। तो देखिए ये कह रहा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, जितनी भी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ इधर से नदियाँ गिरेंगी, ये सारी कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरेंगी, ठीक है। और जो इधर से पूर्व से पश्चिम की नदियाँ बहेंगी तो कहाँ गिरेगी? तो अरब सागर में गिरेंगी, ठीक है। तो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी यहाँ से निकलती है और गिरती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। बाकी ताप्ती, नर्मदा और सिंधु की बात करें दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती की बात करें तो ये अरब खाड़ी में गिरती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अरब खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? ताप्ती और नर्मदा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वही सुवर्णरेखा नदी की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और सिंधु नदी की बात करें दोस्तों इधर से होते हुए ये पाकिस्तान में निकल जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 25 है कि भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी बताइए। देखिए ये नदी बना दिए, माफ़ी चाहेंगे, ये प्रायद्वीपीय भारत का चित्र बना दिए दोस्तों, और क्या कर रहा है, पश्चिम पूर्व से पश्चिम की ओर, देखिए ये पूर्व है, पूर्व के पश्चिम बहने वाले सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए लूनी, साबरमती, नर्मदा और ताप्ती, ये चारों नदियाँ जो है अरब सागर में गिरती है। इतना ध्यान रखेंगे दोस्तों कि ये चारों नदियाँ जो है अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। और ये सबसे लंबी नदी की बात करें तो ये चारों में सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो नर्मदा नदी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ये पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से हर बार बनता है, ठीक है। प्रश्न क्या है दोस्तों कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? बताइएगा दोस्तों चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बात करते हैं ये चिपको आंदोलन कब शुरुआत होती है? तो 26 मार्च 1974 ईस्वी में शुरू होता है, ठीक है, उत्तराखंड राज्य के चमोली जिला से, ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1974 ईस्वी में शुरू होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है? बताइए, ये दूसरा हम लोग का प्रश्न स्लाइड था दोस्तों, यहाँ बताया गया था कि आपका प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरुआत होता है, बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, 1973 ईस्वी में 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1973 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है प्रोजेक्ट टाइगर की, आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए देख लेते हैं दोस्तों एक बार फिर प्रोजेक्ट, कौन कौन से प्रोजेक्ट कब शुरू होता है।
प्रोजेक्ट सिंह की बात करें या शेर की बात करें तो 1972 ईस्वी में शुरुआत होती है। टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो 1 अप्रैल 1973 ईस्वी में शुरुआत होता है। और वही प्रोजेक्ट एलिगेटर या घड़ियाल की बात करें तो 1975 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। प्रोजेक्ट गेंडा या हिम तेंदुआ की बात करें तो 1987 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। और प्रोजेक्ट हाथी की बात करें तो 1992 में, और रेड पांडा की बात करें तो 1996 ईस्वी में शुरुआत होता है। दोस्तों आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देखते रहिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के तीन माफी चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पे 4 होना चाहिए था, ठीक है। 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक कौन सा है, ठीक है, बताइएगा। अरावली है कि खासी हिल्स है कि हिमालयन है कि इनमें से कौन सा है, ठीक है। देखिए ये भी प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कह रहा है, निम्नलिखित में से इन्हीं सब में से तीन तो दिया हुआ है, 3 में से बताइए कौन सा एक हॉटस्पॉट है भारत का। देखिए भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट है, तो 4 हॉटस्पॉट है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कौन कौन है, तो पहला हो जाएगा आपका हिमालयन क्षेत्र, दूसरा हो जाएगा इंडो वर्मा क्षेत्र, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट और श्रीलंका का क्षेत्र हो जाएगा, पश्चिमी घाट और श्रीलंका का क्षेत्र हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा आपका सुंडा लैंड का क्षेत्र हो जाएगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, 4 है, एक हिमालयन क्षेत्र हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा इंडो वर्मा क्षेत्र, और तीसरा हो जाएगा पश्चिमी घाट और श्रीलंका क्षेत्र हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा सुंडा लैंड का क्षेत्र, ठीक है। ध्यान रखेंगे 4 है, तो इनमें से कौन सा है, तो इनमें से एक है हिमालयन क्षेत्र, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 28 है, प्रश्न संख्या 28 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टीआरई जो बिहार में एग्जाम हुआ था, टीआरई 2 में या टीआरई 3 में प्रश्न ये पूछा गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। किस नदी के प्रदूषण स्तर को मापा जाता है। देखिए कह रहा है कि इनमें से किससे जो है नदी का प्रदूषण मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, बीओडी की बात करें दोस्तों तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखेंगे। इससे जो है क्या नापा जाता है, नदी का प्रदूषण मापा जाता है बीओडी से, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसे कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 29 से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, कभी तक गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करेंगे। प्रश्न संख्या 29 है, ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर की बात करें दोस्तों, देखिए एक सिंपल भाषा में समझ लेते हैं, जब मफलर कब लगाते हैं या कान को कब बंद करते हैं, जबकि तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो या बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा हो तो हम लोग क्या करते हैं, अपना कान बंद कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं ग्रीन मफलर की बात करें, तो यहाँ ग्रीन मफलर की बात करें तो किससे संबंधित है, तो जब बहुत ज़्यादा शोर होगा तो क्या करना पड़ेगा, कान को बंद करना पड़ेगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इस सेशन का अंतिम प्रश्न रहेगा, महासागरों के जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है। क्यों जो है महासागरों का जल का स्तर बढ़ रहा है। ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, जी बिल्कुल, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, और इनमें से कोई नहीं, तो बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फों का पिघलने के कारण जो है महासागरों में जल का स्तर बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये हम लोग का दूसरा प्रैक्टिस सेट था यूपी टेट और सुपर टेट से संबंधित, ठीक है। कल हम लोग मिलेंगे एक नए जो है प्रैक्टिस सेट के साथ, प्रैक्टिस सेट तीसरा रहेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।